एजुकेटर ज्योति। ये है लेक्चर नंबर 9 फ्रॉम द डोज ऑफ इम्यूनोलॉजी सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में। इससे पहले टोटल 8 लेक्चर्स जा चुके हैं, तो मेक श्योर आपने जो है उनको देख लिया हो, तभी जो है आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स प्रोसीड। जैसे कि मैंने कहा, आज का हमारा लेक्चर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड का जो मीनिंग है वो एक्चुअल में क्या बनता है। ठीक है, इन जनरल अगर देखा जाए तो जब भी हम कोई प्राइमरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शायद पहली बार हुई हो या सबसे ज्यादा पहले जो है इंपॉर्टेंस रखती हो, यानी प्राइमरी हो गई वो। सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी वो चीज हो सकती है जो कि सेकेंडरी रोल प्ले करती हो, या सेकेंड बार बॉडी में हुई हो, या सेकेंड टाइम एक्टिवेट हुई हो। तो जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कोई आपसे पूछता है आपका प्राइमरी गोल क्या है, यानी आपके लाइफ का फर्स्ट जो मेजर आपका एम है वो क्या है, आपका पहला एम क्या है, और वही पहला एम आपका सबसे बड़ा एम होता है, इसीलिए हम उसे प्राइमरी नाम देते हैं। और उसके बाद आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज योर अल्टरनेटिव, क्या तुमने अपनी लाइफ में कोई अल्टरनेटिव भी रखा है, मतलब कि तुमने क्या अपनी लाइफ में कोई सेकेंडरी एम भी रखा है, मतलब कि सेकेंड चीज की बात हो रही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का ये एक जनरल मीनिंग बैठता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है रिस्पॉन्स की, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होगा जो पहली बार देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसी प्राइमरी का फॉर्म होगा, लेकिन ये बॉडी में सेकेंड टाइम होगा। राइट, हमें यहाँ से यही चीज समझ में आ रही है और एक्चुअल में यही मीनिंग भी है। पहले हम जो है यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं, मैं इसको हाईलाइट करके जो है आपको बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में, मान लीजिए किसी पैथोजन ने एंटर किया, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स पहली बार हमारी बॉडी के मेनली एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के जो सेल शो करेंगे उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, या एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ ये डिस्कस किया था कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के जो मेजर सेल्स होते हैं वो हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लेकिन एडेप्टिव रिस्पॉन्स को एक्टिवेट होने में काफी दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो होता है। यानी बॉडी में पैथोजन ने एंटर किया, उसके काफी दिनों बाद जो है, 5 से 6 दिनों के बाद लगभग जो है, आप कह सकते हो कि 5 से 6 दिन से भी लगभग ज्यादा लग जाता है, मतलब डेज में मेनली टाइम लग जाता है कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स उसके बाद एक्टिवेट होता है। तो ये जो इतना लेट होकर एक्टिवेट होने का जो यहाँ पर सेंस बनता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पहली बार एंटीजन अगर बॉडी में आता है तो उसके लिए बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाने में वक्त लग जाता है, मेनली एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाने में। तो पैथोजन पहली बार आया है बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स पहली बार हो रहा है, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहूँ तो यू कैन जस्ट लुक एट हियर, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। ये जो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर का ये जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज द प्राइमरी रेस्पॉन्स। ठीक है, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स है, और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए है, क्योंकि आपको पता है अगर बॉडी में पैथोजन एंटर करता है तो इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों ही एक्टिवेट हो सकती है। इनेट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए, जब पहली बार एंटीजन ए यहाँ पर एंटर किया है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। रुकिए, मैं यहाँ पे जो है रेड कलर ले लेती हूँ, मुझे आई थिंक शो करने में भी बेटर होगा। यस, तो आप देख सकते हैं ये रहा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार जब एंटर किया पैथोजन तो इतना इंटेंसिटी के साथ, मतलब इतना मैग्नीट्यूड था इसका, और जब दूसरी बार वही एंटीजन अटैक किया है बॉडी में, फिर भी देखने को मिल रहा है कि इनेट इम्यूनिटी अभी भी उसी इंटेंसिटी के साथ जो है देखने को मिल रही है, यानी इनेट इम्यूनिटी अभी भी उसी रिस्पॉन्स के साथ बॉडी में हो रही है। लेकिन यही दोनों काम एडेप्टिव के केस में बदल जाता है।
एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में, जिसमें कि मेनली बी एंड टी सेल काम करते हैं, जब पहली बार यहाँ पे देखिए एंटीजन ने इनकाउंटर किया है, तो लगभग जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिस्पॉन्स, वो लगभग यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। यानी ये जो टाइमिंग है, ये लगभग आप कह सकते हो कि 10 दिन का टाइमिंग ले रही है, मतलब कि लगभग 10 दिन के इंटरवल में जो है, उसके बाद धीरे धीरे इम्यून रिस्पॉन्स होना शुरू हो रहा है और फाइनली का मैक्सिमम कहाँ पहुंच रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच रहा है, राइट। यानी अगर मैं इसको मिलाती हूँ यहाँ पर, तो कुछ यहाँ तक पहुंच रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि शायद जो है यहाँ पे 18 या 20 डेज हो चुका है। यानी यहां से क्या कहना चाहते हैं हम, कि बॉडी के अंदर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट होने में, वो भी पीक तक यानी मैक्सिमम तक, लगभग 10 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। और ये जो पीक पे पहुंचा है ना, ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी में, जो कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है एंटीजन को बॉडी से निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 से 20 दिन का टाइम लग जाता है एक पीक बनने में, यानी हाईएस्ट लेवल पे इम्यून रिस्पॉन्स होने में। और जब दोबारा से देखिए, जब यही एंटीजन दोबारा से बॉडी में इनकाउंटर यहाँ पर किया है, तब इस बार जो है लगभग इस पॉइंट पे, यानी लगभग 1 से 4 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, और इसका पीक भी जो है बहुत ही जल्द पहुंच जाता है। पहले की तरह जो है इसने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है। तो ये जो तुरंत जो है इस बार इम्यून रिस्पॉन्स बन गया है, वो भी सेम एंटीजन के लिए, और आप देख सकते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी है, वो पहले वाले के मुकाबले और भी ज्यादा हो गई है, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, वो हुआ प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जो सेकेंड टाइम सेम टाइप के पैथोजन के लिए जो सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स बॉडी ने जनरेट किया, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये हो गया सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और प्राइमरी के केस में जो है ये वाला हो गया। आई होप ग्राफ के फॉर्म में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात ये आती है कि इस सेकेंडरी रिस्पॉन्स के पीछे एक्चुअल में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो पहली बार जब कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी उसको पहचानने में वक्त लेती है। उसी वक्त लेने के कारण जो है ये जो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, इतना ज़्यादा आप कह सकते हो लेट क्रिएट होता है। और इस मतलब बॉडी जो है, बॉडी के सेल्स जो है, इस बात का भी आइडिया ले रहे होते हैं कि एक्चुअल में कितने इंटेंसिटी के अटैक की ज़रूरत है। लेकिन जब दूसरी बार एंटीजन एंटर करता है, तो आप ये समझ सकते हो कि यानी ये बॉडी के सेल्स ऑटोमेटिकली इस बात के लिए ट्रेन हो चुके हैं कि हम पिछले वाले एंटीजन को पहचानते हैं। यानी अगर वैसा एंटीजन दोबारा बॉडी में एंटर हुआ, तो इस बार हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे और पहले के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स देंगे। और वही होता है, इसीलिए आपको ये जो पीक है वो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू दी प्राइमरी पीक। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब। सिंपल सी बात कहें तो आपकी बॉडी में मान लीजिए एक्स पैथोजन एंटर किया है, ठीक है, पहली बार आपकी बॉडी में एंटर किया है, तो आपकी बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, जो कि थोड़ा धीरे होगा, थोड़ा लेट एक्टिवेट होगा, और थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी में ये एक्स एंटीजन एंटर किया, आप बीमार हुए, ठीक हो गया, दोबारा से यही एक्स एंटीजन जो है आपकी बॉडी में कुछ टाइम बाद फिर से एंटर किया। इस बार आपकी बॉडी में प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स ऑलरेडी इस पैथोजन को पहचानते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब और बेटर ढंग से जो है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ क्लिपिंग्स रखी हैं कूबे की, जो कि आपकी मदद करेंगी एक बेटर ढंग से जो है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, या एडेप्टिव आर्म ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, इसके पास एक्चुअल में एक मेजर पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है? मेमोरी सेल्स को कहा जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पर जो सेल्स काम करते हैं वो मेनली बी एंड टी सेल्स होते हैं, और मेरे पिछले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बी सेल्स एंड टी सेल्स क्या करते हैं? मेमोरी सेल्स का काम करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा होता है, प्राइमरी जब अटैक होता है या प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, उस टाइम पे जो बी एंड टी सेल इनकाउंटर करते हैं एंटीजन को, उनको ट्रेनिंग मिल जाती है
कि ये पैथोजन ऐसा दिखता है। उस ट्रेन होने के साथ साथ क्या करते हैं, बी एंड टी सेल अपना एक मतलब अपने फॉर्म का ही एक मेमोरी सेल बना देते हैं। वो मेमोरी सेल के पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रह जाती है, उसको चीजें याद रह जाती हैं कि लास्ट टाइम जो पैथोजन अटैक किया था उसके क्या क्या फीचर्स थे। इसलिए वो मेमोरी सेल्स तुरंत एक्शन में चला आता है जैसे ही दूसरी बार वो पैथोजन एंटर करता है। तो यानी आप कह सकते हो जो मेजर प्लेयर या जो हीरो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स करवाने में मदद करता है, वो है एक्चुअल में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑब्लिक मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल्स की बात करें तो आपको पता होगा अभी तक, क्योंकि लास्ट लेक्चर ही हमारा इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी पे था, मेमोरी सेल्स जो हैं वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स या इनेट इम्यून सेल्स के केस में मेमोरी सेल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि मेमोरी सेल्स आर द पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, so this is the ability of the immune system to respond much more swiftly and with the greater efficiency during the second exposure to the same pathogen। तो जब सेकेंड पैथोजन के साथ वापस से हमारी बॉडी अटैक करती है, जब सेम टाइप का पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, तो इस बार जो है अटैक करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी हमारी ऑलरेडी पहचान रही है। एंड दैट इज वाई हमको जो है इतना ज़्यादा यहाँ पर हमें सेकेंडरी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी देखने को मिल रही है। ओके, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी एक्चुअल में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, इवॉल्व भी हो रही है साथ ही साथ, और ये लर्न भी कर रही है किसके अकॉर्डिंग, कि किस टाइप के पैथोजन ने बॉडी में अटैक किया था और किस टाइप के पैथोजन को हमारी बॉडी के सेल ने अटैक किया था। अब हमारी सेल जो होती है, हमारी बॉडी के सेल जो होते हैं, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे होते हैं, जैसा पैथोजन उनको मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो खुद का इवोल्यूशन कर रहे होते हैं, मतलब कि वो लर्न कर रहे होते हैं समहाउ, कि जैसा एंटीजन है या जैसे पैथोजन है हमको वैसा ही अटैक करना है। ठीक है, सो in this way, we can say that during the first encounter with the foreign antigen, adaptive immunity undergo what is termed as the primary response। जब पहली बार बॉडी में कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है। इस टाइम पे क्या होता है, lymphocyte that will be used to eradicate the pathogen are cloned, selected, horned and enlisted to dissolve the infection। तो हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे वो एक्शन में चले आते हैं और उसके बाद वो रिमूवल कर देते हैं उस पैथोजन एज वेल एज उस इन्फेक्शन का, और हमारी बॉडी जो है उसके बाद ठीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी भले ही यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इनेट प्लेयर्स भी काम कर रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि इनेट एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्स मतलब आपस में जो है ओवरलैप करते हैं, तो इस तरीके से जो है मेनली देखा जाता है। लेकिन एज बिकॉज ये प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, बी एंड टी सेल एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के बाद उन्होंने काम किया, पैथोजन को बॉडी से रिमूव किया, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने वहां पे एक्शन परफॉर्म किया उसके लिए उन्होंने मेमोरी सेल्स डेवलप कर लिए। अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ऑल सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन और एंटीजन आर टिपिकली रेफर्ड एज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि हम ग्राफ नंबर 1-8 में देख सकते हैं। तो दोबारा से जब सेम पैथोजन अटैक करता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स काम आता है, और इसी सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पे मेमोरी सेल्स काम कर रहे होते हैं। ये मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, दे आर द किन ऑफ द फाइनल मोस्ट एफिशिएंट बी एंड टी लिम्फोसाइट के जो है ये किन होते हैं, मतलब इसके किन का मतलब होता है रिश्तेदार। ठीक है, बट यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग हो गया कि जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ने फर्स्ट अटैक के टाइम पे जो अपने जैसे सेल बनाए थे, और अपने जैसे सेल मतलब कि वो उनके किन हो गए, तो जो अपने जैसे सेल बनाए थे जो कि मेमोरी सेल्स कहला रहे थे, एक्चुअल में वो जो सेल्स थे उनके पास प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे एक्सपीरियंस आ गया, मतलब जब प्राइमरी रिस्पॉन्स खत्म हुआ तब तक वो मेमोरी सेल एक्सपीरियंस हो चुके थे, और इसीलिए जब वापस से वो एंटीजन बॉडी में एंटर किया तो वो मेमोरी सेल्स ने सबसे पहले जो है उनको पहचान लिया और बॉडी में तुरंत एक्शन को जो है परफॉर्म कर दिया। इसीलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में ओरिजिनेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दी मेमोरी सेल्स, हम इस चीज़ का मतलब कि ध्यान रख सकते हैं कि डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के पैथोजन आ रहे हैं बॉडी में, उस पैथोजन के लिए मेमोरी सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होती है आफ्टर दी
प्राइमरी रिस्पॉन्स, लेकिन जब ये प्रोड्यूस हो जाती है तो काम करती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स को क्रिएट करवाने में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो मेमोरी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये प्रोवाइड करती है क्या क्या, रिस्पॉन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है, एंटीजेनिक स्पेसिफिक होता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू दी प्राइमरी रिस्पॉन्स, स्पेशली जब सेम टाइप का पैथोजन बॉडी में हमारे सेकेंड टाइम एंटर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी अगर हम जो है बहुत सी बीमारियों से बचे हुए हैं, वो भी तब जब हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम अटैक हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट मेमोरी सेल्स होती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने में, ताकि हम एक ही बीमारी को बार बार जो है अपनी बॉडी में जनरेट ना करें। मतलब हम अगर एक पर्टिकुलर पैथोजन है वो हमें एक बार इफेक्ट करता है, तो वो हमें बार बार एक बार इफेक्ट करेगा तो हो सकता है हमारी कंडीशन थोड़ी सीरियस हो जाए, लेकिन सेम टाइप का पैथोजन हमें बार बार अटैक करके हमें सीरियस करे ऐसा कंपल्शन नहीं होता है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि जब कोई पैथोजन पहली बार अटैक करता है तो हमारी बॉडी में जो है उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स आ जाते हैं, इसलिए जब वो सेकेंड टाइम अटैक करता है तो वो हमको जो है उतना सीरियस नहीं कर पाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी उसको पहचान के बाहर निकाल देती है। अब ये जो मैंने पूरा कंसेप्ट बताया किसका, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का, यही कंसेप्ट आपका वैक्सीनेशन के केस में जो है अवेलेबल होता है। आजकल वैक्सीनेशन आपको पता ही है, कोई भी चीज जो है आप लोगों से अननोन नहीं है। ये जो वैक्सीनेशन का पूरा यहाँ पर कंसेप्ट बनता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के थ्रू एक्चुअल में क्या किया जाता है, कुछ किल्ड पैथोजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। हमारी बॉडी को लगता है सच में पैथोजन आ गया, और हमारी बॉडी क्या करती है, जब पहली बार वो पैथोजन आया है तो कुछ वक्त लगता है हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स जनरेट करने में। यानी आप ये कह सकते हो कि वैक्सीनेशन देकर हम हमारी बॉडी को पहले से ही ट्रेन कर देते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन में जो किल्ड पैथोजन प्रेजेंट है हमारी बॉडी उससे नॉर्मल पैथोजन कंसीडर करके धीरे धीरे रिस्पॉन्स शुरू करती है, और कुछ टाइम बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। और प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट होने के बाद आपको पता है प्राइमरी रिस्पॉन्स का एज अ प्रोडक्ट जो चीज हमें मिलती है वो होती है हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स। अब ये जो मेमोरी सेल्स है ये बन चुकी है। अब होगा ये कि जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट होने की बारी होगी, जैसे कि आप वैक्सीनेशन ले चुके हो और एक बार वैक्सीनेशन ले लिया, आपकी बॉडी को लगा कि कोई पैथोजन आ गया, क्योंकि हमने मतलब हमने जो है किल्ड पैथोजन को वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट किया है। अब इसके बाद ये होगा कि जब बॉडी ने ऑलरेडी किल्ड पैथोजन को एज अ नॉर्मल पैथोजन कंसीडर करके खुद को ट्रेन कर लिया है और बॉडी में मेमोरी सेल्स स्टोर हो गए हैं, अब होगा ये कि जब असली में पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी फटाफट से पहचान जाएगी कि यार ऐसा पैथोजन तो हमने पहले भी इनकाउंटर किया था, और उसके बाद वो बहुत 10 से 20 दिन का टाइम नहीं लगाएगी रिस्पॉन्स को हाई पहुंचाने में। इनफैक्ट वो 1 से 4 दिन के अंदर ही बहुत हाई रिस्पॉन्स दे देगी, जिसकी वजह से वो पैथोजन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और उससे पहले ही हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उस पैथोजन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, सो द मेमोरी सेल्स देन सेव द स्ट्रैटेजी यूज्ड, यानी जो स्ट्रैटेजी उसने प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे गेन किया है, नॉट द पैथोजन और द वैक्सीन लेटर रेफरेंस ड्यूरिंग द रिपीटेड इनकाउंटर विद द सेम इन्फेक्शियस एजेंट, और इस तरीके से हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब यहाँ पे आपने अभी मतलब कोविड वैक्सीन का भी आप ये केस देख रहे हो कि एक डोज के बाद दूसरे डोज की जरूरत पड़ रही है, तो उसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो है यहाँ पे आपको रीजन बता के रखा है कि हमें क्यों, जैसे कुछ ऐसे भी वैक्सीन हैं जिसमें कि 2 से ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है, मतलब शॉट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, सम टाइम एज इन द केस ऑफ सम वैक्सीन, कुछ वैक्सीन के केस में ऐसा होता है 1 राउंड ऑफ एंटीजन इनकाउंटर एंड एडेप्टेशन इज नॉट इनफ। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक बार एंटीजन का हमारी बॉडी में इनकाउंटर करना या प्रेजेंट होना वो इनफ नहीं होता है हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बनाने के लिए, क्योंकि वैक्सीन के फॉर्म में भी हम किल्ड पैथोजन ही दे रहे हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को चैलेंज कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैक्सीन के फॉर्म में हम
किल्ड पैथोजन देते हैं वो इनफ नहीं होता है टू इम्पैक्ट द प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। अब इनफ नहीं है तो क्या होगा? So in many these cases, immunity can be developed after second or even the third round of exposure to an antigen। तो किया क्या जाता है, उसी डोज को 3 बार दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, कि एटलीस्ट हमारी बॉडी जो कि ढंग से अभी तक उस एंटीजन के लिए खुद को एक्सपीरियंस नहीं कर पाई है, तो मल्टीपल डोज के थ्रू या मल्टीपल इनकाउंटर के थ्रू समहाउ वो उस एंटीजन को पहचानना सीख ले। ठीक है, सो इट इज दीज शॉट्स ऑफ पैथोजन दैट नेसेसिटेट द यूज ऑफ वैक्सीन बूस्टर शॉट, जिसे हम वैक्सीन बूस्टर शॉट्स कहते हैं, यानी जो हम एक वैक्सीन के बाद जब उसके बाद मल्टीपल शॉट्स लेते हैं तो उसे हम बूस्टर शॉट कहते हैं, जो कि हमारा जो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है उससे थोड़ा सा और बूस्ट करेगा, उससे थोड़ा सा और स्ट्रांग करवाएगा। Booster shots are nothing more than a second or the third episode of exposure to the antigen, each driving a new round of adaptive event which is known as the secondary response। तो ये जो आप सेकेंड डोज लेते हो, किसी किसी वैक्सीन के केस में थर्ड डोज लिया जाता है, ये कुछ और नहीं है बल्कि एक ढंग से आप कह सकते हो कि सेम टाइप के पैथोजन को बॉडी में बार बार इनकाउंटर करवाना, ताकि हमारी बॉडी जो है उसके लिए बार बार रिस्पॉन्स क्रिएट करे और वो एक ढंग से प्रॉपर बेसिस पे रेडी हो जाए, ताकि जब असली में पैथोजन एंटर करेगा तो वो उसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिस्पॉन्स दे पाए, मेनली सेकेंडरी रिस्पॉन्स दे पाए। और मल्टीपल टाइम की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज जो इनिशियल टाइम में डोज दिया गया है शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं क्रिएट करवा पाता है, इसीलिए मल्टीपल शॉट्स या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल बूस्टर्स दिए जाते हैं। वो 2 बार हो सकते हैं, वो 3 बार हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सी वैक्सीन को लिया जा रहा है। सो रिफाइनमेंट्स इन दी रिस्पॉन्डिंग लिम्फोसाइट्स पॉपुलेशन, और इस ढंग से जो है जो लिम्फोसाइट के पॉपुलेशंस होते हैं, मेनली मेमोरी सेल्स जो होती हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे रेडी हो जाती हैं। द एम इज टू हॉर्न दीज रिस्पॉन्स टू द सफिशिएंट लेवल टू अफोर्ड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रियल पैथोजन एट सम फ्यूचर डेट। तो अगर एक छोटा सा जिस्ट बनाना चाहें यहाँ पर कि हो क्या रहा है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी को पहले ही एक किल्ड पैथोजन से बार बार इनकाउंटर करवा दिया गया, तो बॉडी को तो यही लगता है कि यार वो पैथोजन ही है, वो आकर इनकाउंटर करता है बॉडी में और हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है, यानी सेल्स बनाती है। लेकिन एक बार जब वैक्सीन का शॉट दिया है तो वो वैक्सीन का शॉट जो है वो उतना काफी नहीं होता है कि हमारी बॉडी को जितने भी सेल्स हैं वहां पर जो कि उस पर्टिकुलर किल्ड पैथोजन के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी को वो आप कह सकते हो कि एजुकेट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग जनरेट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसी के लिए देखा जाता है कि कुछ वैक्सीन के मल्टीपल शॉट्स या फिर बूस्टर डोज लगते हैं। अब वो 2 शॉट हो सकता है, जैसे अभी कोविड के वैक्सीन का 2 शॉट लग रहा है, या वो 3 शॉट भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सी वैक्सीन है। ठीक है, और ये 2 या 3 शॉट इसलिए लगते हैं कि हमारी बॉडी को पूरे ढंग से ट्रेन कर दिया जाए, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लायक हमारी बॉडी के सेल्स को एजुकेट कर दिया जाए, क्योंकि हम उसे एक ढंग से आप कह सकते हो कि एक काम के लिए पहले ही उसको रिहर्सल करवा रहे हैं। हमारी बॉडी जो है एक डेड पैथोजन से या किल्ड पैथोजन से फाइट करके ट्रेन हो रही है, ताकि जब असली में रियल पैथोजन बॉडी में एंटर हो तब तक वो इतनी ट्रेन हो जाए कि बॉडी में जैसे ही वो पैथोजन एंटर करेगा उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जो है या फिर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा कि उस पैथोजन का बॉडी से रिमूवल हो जाएगा, इससे पहले कि वो पैथोजन हमें बहुत ज्यादा सीरियस बेसिस पे बीमार कर दे। ये एक जनरल सा कंसेप्ट बनता है वैक्सीन के पीछे। ओके, तो इसके साथ जो है हमने ये सारी एक बेसिक चीजें थी जो कि कंप्लीट की हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर भी मैंने कुछ लाइन्स यहाँ पर मेंशन करके रखा है, जैसे कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो कि लाइट ब्लू कलर में दिखा के रखा है, ये वाला पोर्शन जो कि मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला और ये वाला पोर्शन, विच हैव नो मेमोरी, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के इम्यून रिस्पॉन्स के पास या इनेट जो सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स, उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी एलिमेंट, एंड अकर ईच टाइम
an antigen is encountered are unchanged regardless of how frequent this antigen has been encountered in the past. तो innate immune response में कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कितनी बार भी पैथोजन एंटर करे, लेकिन हमारी बॉडी का जो एडेप्टिव सिस्टम होता है, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का जो सिस्टम होता है, उससे इफेक्ट पड़ता है. पहली बार पैथोजन आएगा तो थोड़ा सा लो एज वेल एज थोड़ा सा लेस इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम पैथोजन आएगा तो वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हाई होगा. इसके पीछे का रीज़न ये है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में मेमोरी सेल्स फॉर्म होते हैं, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी के केस में मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं होते हैं. और इसी मेमोरी सेल्स के फॉर्मेशन के कारण प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कंसेप्ट बनता है. सो द फर्स्ट एक्सपोजर टू द पैथोजन रिजल्ट इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स विच culminate the creation of memory cells B and T cells that remain after the pathogen eradication, and that can be activated during the subsequent exposure of the same pathogen, which is called the secondary response. तो secondary response तभी generate होगा जब पैथोजन ने सेकेंड टाइम बॉडी में एंट्री ली है. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के पीछे पूरा का पूरा खेल एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का है. इसीलिए पिछले वाले लेक्चर में पहले मैंने आपको इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बताया था, और इस लेक्चर में मैंने उसके जो है आप कह सकते हो एप्लीकेशन के बारे में बताया कि वो बॉडी में एक्चुअल में अप्लाई कैसे होता है. और आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी को समहाउ एक बहुत हद तक प्रोटेक्ट करने में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें. आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ.